नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। और आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं प्रियंका गांधी से। चूंकि कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत हुई उसके बाद प्रियंका गांधी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। खास तौर पर इसलिए चर्चा जोरों पर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने पार्टी को लीड किया था और जीत मिली थी। उसके बाद कर्नाटक में भी हमने देखा कि वह आक्रामक होकर प्रचार कर रही थी, मोदी के आरोपों का भी वो जवाब दे रही थी और यही कारण है कि पार्टी कह रही है कि प्रियंका गांधी ने अच्छा नेतृत्व दिया है। इसी को लेकर एक आचार्य प्रमोद कृष्णम है, लखनऊ से चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, टीवी पर खूब देखते हैं भी है। उन्होंने कह दिया है कि भाई ऐसा है कि प्रियंका गांधी को 2024 चुनाव के लिए पीएम फेस घोषित किया जाना चाहिए और विपक्षी दलों को भी इस पर साथ आना चाहिए। लेकिन उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। प्रमोद कृष्णम के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष इसको लेकर तैयार होगा? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग की जा रही है। पार्टी का अपना मामला है और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये अधिकार होता है, किसी भी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को, कि वो किसी को भी लीडर बनाने की मांग कर सकते हैं वो पार्टी फोरम पर। तो उन्होंने भी ये बात रखी है। तो अब पार्टी क्या तय करती है वो अलग बात है, लेकिन अगर हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व की बात कर लें, प्रियंका गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राजनीति में कदम रखा था। पार्टी ने लॉन्च किया था उनको और बड़ी उम्मीदों के साथ लॉन्च किया था कि अब तो आंधी आई, ऐसा कुछ करके उन्होंने लॉन्च किया था कि और अब बीजेपी गई और नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल शुरू हो गई और अब तो बस कांग्रेस ने अपना जो उसको शायद तुरुप का पत्ता बोलते हैं, तो वो तुरुप का पत्ता चल दिया है। और बड़ा उसमें हमने देखा था कि जो समाचार पत्र थे उस समय जब कांग्रेस की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि प्रियंका गांधी राजनीति में कदम रख रही हैं, पार्टी महासचिव उनको बनाया जा रहा है, तो जो समाचार पत्र हैं वो 3-3, 4-4 पन्ने भर गए थे कि इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, इंदिरा गांधी की तरह बोलती हैं, इंदिरा गांधी की तरह चलती हैं, इंदिरा गांधी की तरह कपड़े पहनती हैं। ऐसे ऐसी कई सारी तमाम बातें की गई थी, बहुत सारी समानताएं और हाँ, बहुत सारे नारे भी उस समय दे दिए गए थे। समाचार पत्रों ने दे दिए थे नारे कि कांग्रेस को भी बनाने की नारे की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन क्या हासिल हुआ 2019 लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस को हमने देखा कि जो गढ़ है रायबरेली और अमेठी, रायबरेली में किस तरह सोनिया गांधी बच गई, वहां पर उनकी सीट बच गई। अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी रहेंगी। तो और पूर्वी क्षेत्र की वो जिम्मेदारी खासतौर पर पूर्वी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रही थी। क्या बुरा हश्र हुआ था? और वहां पर 2019 में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें और उत्तर प्रदेश में तो खैर खासतौर पर हुआ ही था। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो उनके आने का कोई फायदा हुआ नहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में। और ये तब माना गया कि ठीक है, अब एकदम से कोई सफलता नहीं हासिल कर पाता, थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। तो समय भी मिला और अब 4 साल हो चुके हैं लगभग। 2019 में उनका पदार्पण हुआ था सक्रिय राजनीति में। तो हमको देखना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने क्या राजनीति कौशल क्या है और उनका जो सांगठनिक कौशल क्या है और क्या उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से एक अपेक्षा रखी जाती है। ये तो कांग्रेस में ही हो सकता है ना कि जो व्यक्ति एक भी चुनाव न लड़ा हो सीधे प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, नहीं, पर अब आप देखिए कि भारत जैसे बड़े देश को और एक नए भारत को जिसकी उम्मीदें और जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, उसको ऐसा व्यक्ति लीडर चाहिए। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री की अगर हम ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग देखें तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है कि उनसे भी बेहतर कोई नेता हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनसे बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता। क्या पता वो प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं, लेकिन क्या प्रियंका गांधी में वो सब चीज़ें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं? सांगठनिक कौशल की बात करते हैं तो जरा सांगठनिक कौशल हम देखें कि वो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। क्या उत्तर प्रदेश में वो अपने संगठन को खड़ा कर पाई? मैं आपसे पूछता हूं, क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आप नाम जानते हैं? शायद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। और जब लल्लू सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद वो अपना चुनाव हारे, उसके बाद उनकी जगह नए व्यक्ति की नियुक्ति हुई।
वो भी कुछ वहाँ पर अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। अभी आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव हुए, क्या प्रियंका गांधी वहाँ पर गई वहाँ पर प्रचार करने के लिए एक भी चुनाव में? और खास बात है, हमने 2 चरणों में चुनाव हुए थे वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो आपने अपने प्रभार वाले राज्य को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। वहाँ पर आपकी पार्टी का संगठन नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपने कैंपेन शुरू किया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो कैंपेन आपका शुरू होते ही ख़त्म भी हो गया। जिस तरह से वो कैंपेन की जो पोस्टर गर्ल थी वो खुद कांग्रेस छोड़कर चली गई थी, उनका नाम प्रियंका मौर्य था। तो ये दिखाता है कि आप में सांगठनिक कौशल नहीं है, क्योंकि आपने अपने प्रभार वाले राज्य में भी अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पाई हैं आप, ना ही किसी अन्य राज्य में आपने पार्टी के संगठन को जो बिल्कुल निढाल सा हो रखा था आपने उसको खड़ा कर दिया। जैसे राजस्थान का देख लेते हैं हम, तो कहीं कुछ आप कर पाए, नहीं कर पाए। तो सांगठनिक कौशल उनके पास नहीं है, प्रशासनिक कौशल उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो कभी किसी सरकारी पद पर रही नहीं है। और अगर हम सिर्फ इसी आधार पर किसी को पीएम कैंडिडेट बनाने लगे कि वो उसके जैसा दिखता है, ये इसके जैसा दिखता है, तो ऐसा होता नहीं है लोकतंत्र में। और किसी खास परिवार से आता है, ये ऐसा चलता नहीं है। परिवारवाद की राजनीति का जमाना अब लग चुका है। अगर हम बात करते हैं चुनावी जीत की, आपने कहा हिमाचल के बाद उन्होंने चुनावी जीत दिला दी इसमें कर्नाटक में, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ये होता है कि कांग्रेस जो पार्टियों के जो रणनीतिकार होते हैं वो ये देखते हैं कि जो नेता एक अगर नहीं चल पा रहा है तो दूसरे नेता को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में हम उसके नेतृत्व में काम कर सकें। राहुल गांधी नहीं चल पा रहे हैं अगर, तो प्रियंका गांधी को तैयार किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को ऐसे राज्यों में खासतौर पर वहाँ पर भेजा जा रहा है जहाँ पर कि कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा थी। अब हमको लगता है कि जैसे ये बात सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, तो आप वहाँ पर जाकर अगर खाली जो आनंद शर्मा के भरोसे भी चुनाव छोड़ देते तो भी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ जाती। तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आना एक लगभग तय था, लेकिन वो हमको ये भी देखना चाहिए कि कितने अंतर से वहां पर कांग्रेस आई है। मात्र 1% से भी कम का अंतर बताया जाता है वहां पे बीजेपी कांग्रेस का के बीच में जो अंतर था। तो ये उनका जो श्रेय है हम उसको नकार नहीं रहे, लेकिन हम एक जो उनके बारे में कहा जा रहा है, उनको जिस तरह से उनके नेतृत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जरा उसकी समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है चाय पर समीक्षा। हमने देखा कि कर्नाटक में उनको भूमिका दी गई और वो सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक कर रही हैं, सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोल रही थी वो प्रियंका गांधी पूरे अपनी चुनावी सभाओं में कि आप यहाँ पर अपनी दुखड़ा रोने आते हैं, आप जनता का दुखड़ा नहीं सुनते, और तमाम तरह की इस तरह की बातें उन्होंने करी थी। और कर्नाटक का भी अगर हम 37-38 सालों का एक इतिहास उठा के देखें, चुनावी इतिहास, तो वहाँ पर कोई पार्टी द्वारा सत्ता में आई नहीं है। और कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से मेहनत कर रही थी, और वहाँ पर जो एक जातिगत राजनीति हावी है कर्नाटक में, और कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी गुटों में बटी हुई थी, और येदियुरप्पा को हटाए जाने के बाद से बीजेपी में ये माना जा रहा था कि खासतौर पे मुंबई, क्योंकि पार्टी कैडर का ही भरोसा हासिल नहीं कर पाए थे, और जब मुंबई पर अटैक किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो वहां से पलटवार नहीं आ रहा था। तभी कांग्रेस समझ गई थी कि नेतृत्व कमजोर है, यहाँ पर हम चुनाव जीत सकते हैं। कांग्रेस ने पूरा स्ट्रेटेजी के साथ, उनके पास लोकल लीडरशिप भी थी और पूरा स्ट्रेटेजी के साथ, और चुनावी घोषणा पत्र में एंड टाइम पे उन्होंने एक ऐसा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहकर ऐसा पासा फेंका कि जो ध्रुवीकरण हो गया और वो एक पक्ष पूरी तरह से उनके पक्ष में चला गया। वो तो बहुत सारे इश्यू थे वहां पर, लेकिन आपने और कर्नाटक में तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह के आए थे कि मैं भूमिपुत्र हूं और हमको यहाँ पर वोट दीजिए। तो आप खड़गे जी की जीत नहीं मान रहे हैं, आप क्यों प्रियंका गांधी को सिर्फ श्रेय देना चाहते हैं? तो ये सवाल खड़ा होता है। तो एक ये जानबूझकर एक स्ट्रेटजी के तहत किसी नेता को आगे किया जाता है जब जीत निश्चित होती है कि देखिए उसके नेतृत्व में हमने 2 जीत हासिल कर ली। हम क्यों भूल जाते हैं कि यही वो प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले गुजरात में भी धुआंधार प्रचार किया था। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की गुजरात राज्य गठन के बाद से अब तक की शर्मनाक हार हुई है। हम क्यों भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने जोरदार प्रचार किया था, और विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए कभी नोएडा तो कभी हाथरस में झाड़ू लगाते हुए या कभी वो धरना प्रदर्शन करते हुए, लखीमपुर में वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, सड़क जाम करते हुए देखा था।
क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को जो विधानसभा चुनाव में अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटें और सबसे कम मत मिले थे। बिल्कुल। हम क्यों भूल जाते हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए हैं, प्रियंका गांधी वहां की प्रभारी हैं और कांग्रेस को सर्वाधिक, अगर हम इतिहास देखें कांग्रेस का, तो सर्वाधिक नुकसान अब की बार हुआ है। तो और हम क्यों भूल जाते हैं कि इससे पहले असम में भी प्रियंका गांधी को वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर पेश करके और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और वहां पर कुछ हासिल नहीं हुआ। एक बार फिर से हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बन गई थी, बीजेपी की सरकार बन गई थी वहां पर। हम क्यों भूल जाते हैं कि इससे पहले केरला में भी वहां पे उन्होंने प्रचार किया था, हालांकि पश्चिम बंगाल नहीं गई थी वो। अभी हमने देखा कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में उतारा गया था, राहुल गांधी दूर रहे थे। तो ये आप देख, सिर्फ हम जिनमें सफलता मिल गई है उनको काउंट करेंगे, जिनमें असफलता मिली है उनको काउंट नहीं करेंगे, तो ऐसे चलता नहीं है। और तमाम वो राज्य हैं जहां पर प्रियंका गांधी ने धुआंधार प्रचार किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने देखा कि किस तरीके से सांगठनिक कौशल उनके पास नहीं है, प्रशासनिक कौशल उनके पास नहीं है, और राजनीतिक कौशल में भी आप देखिए कि कोई बड़ा चमत्कार कर देने वाला घटनाक्रम वो, अब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में जब एमवीए की सरकार में संकट में थी, तो क्या प्रियंका गांधी को ये अधिकार दिए गए थे, या क्योंकि अधिकार तो उनके पास हैं, क्योंकि वो जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो अधिकार उनके पास बहुत सारे हैं, तो क्या उसका हल निकाल पाने में सफल हो पाई? राजस्थान का मसला भी उनके पास भी सचिन पायलट जाते रहे, अशोक गहलोत जाते रहे, क्या वो हल निकाल पाने में सफल हो पाई? ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनका हल निकाल पाने में वो सफल नहीं हो पाई हैं। तो राजनीतिक कौशल उनका जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है, और बौद्धिक स्तर भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि शायद अपने भाई के बराबर ही उनका शायद बौद्धिक स्तर भी होगा, क्योंकि आप उनके ट्वीट्स देखेंगे तो सिर्फ वो एक या दो मुद्दे पर ही वो सरकारों को घेर पाती हैं। विदेश नीति के से जुड़े मुद्दे पर कभी उनका कुछ ट्वीट नहीं होता है, या कोई बयान नहीं होता है, या कुछ और जो बड़े मुद्दे हैं रक्षा सुरक्षा से जुड़े या उद्योग व्यापार से जुड़े, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम कभी उनका बयान नहीं देखते हैं। राहुल गांधी का आता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही लाइन के आसपास, अडानी मित्र, ये सब के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो प्रियंका गांधी का जो बौद्धिक स्तर है उस पर भी मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने भाई से ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। और दूसरा खास बात यह है कि जो मुद्दों का वो चयन करती हैं, उन मुद्दों पर भी उनका विरोधाभासी कई बार रुख देखने को आता है। अब आपने महिला पर किसी पर अत्याचार हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो आपने उस पर ट्वीट भी कर दिया, आपने वीडियो भी जारी कर दिया, आपने बयान भी दे दिया है, आपने वहां जाके पीड़ित से भी मुलाकात कर ली। लेकिन अगर वही कांग्रेस शासित किसी राज्य में, राजस्थान में अगर हो जाए, तो आप चुप रहती हैं। तो ये जो दोहरा रवैया है, ये ऐसे नेता को नहीं रखना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री बनने का सपना या देश को नेतृत्व देने का सपना देखता है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ठीक है, लोकप्रिय हैं, और अभी उनके पास समय भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी उनकी आयु बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय के लिए उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए, हर नेता को तैयारी करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर अब उनको ये पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वो शायद या हो सकता है वायनाड में अगर उपचुनाव हो तो देखने को मिल जाए। हाँ, हो जाए। देखिए, वो सीटें, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ पर वो बीजेपी की कुछ सीटें ऐसी हैं, आप किसी को खड़ा कर दीजिए, जीत जाएगा। वहाँ पे भी वो, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ से सांसद थे भी, तो गांधी परिवार से कोई जाता, तो वो अगर वो जाती हैं तो वो भी जीत सकती हैं। और प्रियंका गांधी तो चुनौती भी इस तरीके की आई थी कि शायद वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखाया था। वाराणसी में उन्होंने खूब प्रचार किया, मिर्जापुर में वो धर्मस्थलों पे भी गई थी, और लेकिन क्या हुआ, आसपास में कहीं भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला, या जो प्रत्याशी थे वो जमानत नहीं अपनी बचा पाए। तो 2024 में अमेठी को लेकर चर्चा तेज है। अमेठी को लेकर चर्चा तेज है, और अभी हम कह सकते हैं कि शायद अगर जिस तरह की एक और चर्चा है कि शायद रायबरेली में सोनिया गांधी नहीं लड़के स्वास्थ्य कारणों से, और प्रियंका गांधी को वहां पर उतारा जा सकता है। कांग्रेस का फोकस अभी दक्षिण पे ज्यादा रहने वाला है। हाँ, दक्षिण पर ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि दक्षिण में एक बड़े राज्य में जीत मिली है, और वो जीत बड़ी भी है, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं। और दक्षिण में खासतौर पर अगर हम देखें तो दक्षिण में कांग्रेस का किला पहले भी मजबूत रहा है, अभी उसके पास मजबूत सहयोगी भी हैं। तो ये कांग्रेस को देखना होगा कि प्रियंका गांधी का नाम आप आगे कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जो संभावित सहयोगी हैं, जो वर्तमान सहयोगी हैं, उनके नाम पर राजी होंगे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब राहुल गांधी के नाम पर ही सहमति नहीं है, सबकी स्वीकार्यता नहीं है, तो प्रियंका गांधी
के नाम पर कैसे हो जाएगी। राहुल गांधी तो फिर भी 2003 से राजनीति में है। खैर सर, चूंकि हम कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पे ही रहते हुए, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर जो गहमा गहमी है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और कुल मिलाकर देखें तो 11 अप्रैल को धरना प्रदर्शन, 11 मई को जनसंघर्ष मार्च, 11 जून को लेकर चर्चा तेज है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी पार्टी की घोषणा कर दे। सर, जो कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को एक साथ करने में कामयाब हो गई, वो चुनावी राज्य कांग्रेस राजस्थान पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? छत्तीसगढ़ में भी कोई मामला बहुत शांत नहीं है। टी.एस. सिंहदेव लगातार बयान देते रहे, ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो बघेल के खिलाफ है, लेकिन वहां भी कांग्रेस अब तक मामला ये नहीं सुलझा पाई है। तो कांग्रेस कहाँ पिछड़ जा रही है इस मामले को लेकर? देखिए, कांग्रेस को यहाँ भी प्रियंका गांधी की भूमिका है, क्योंकि कहा जा रहा था कि सचिन पायलट अब तक अगर कांग्रेस में है तो प्रियंका गांधी उनको मना कर रख रही हैं। तो प्रियंका गांधी दोनों को एक साथ ला क्यों नहीं रही हैं? जी, ये यही एक नेतृत्व की कमजोरी होती है कि आप कोई एक समस्या खड़ी हो गई तो आप उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, उसको टाल कर पाल ले रहे हैं, तो वो एक आगे चलकर बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। आपने कहा कि जो राजस्थान में है, अब सचिन पायलट की अगर हम बात करें, वो हो सकता है अपना दल बना लें, जैसा कि उन्होंने संकेत भी दिए हैं और माना भी ऐसा ही जा रहा है कि शायद अपना वो दल बनाएंगे, किसी दल में जाएंगे नहीं। लेकिन राजस्थान का अगर हम चुनावी इतिहास देखें तो वहाँ पर तीसरे किसी दल की आज तक दाल गली नहीं है। वो वामपंथी दल भी रहते थे वहाँ पर, तो वो भी एक आध सीटें उनकी थी और अब वो भी नहीं आती हैं। तो ये निर्दलीय वगैरह कुछ जी जाते हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला होता है बीजेपी कांग्रेस में होता है। बीजेपी से भी बड़े नेता कई पार्टी छोड़कर गए हैं, कांग्रेस से भी कई बड़े नेता छोड़ के गए हैं, लेकिन वो अंततः वहाँ पर वापस आ जाते हैं अपने अपने दलों में। तो ये सचिन पायलट, क्योंकि पार्टी चलाना कोई आसान काम नहीं है। हो सकता है कि अपनी पार्टी बनाकर वो अपनी विधानसभा सीट जीत जाएं, आसपास के 1-2 जिलों में प्रभाव डाल लें और 2-4-10 विधायक ले आए। हो सकता है हनुमान बेनीवाल, हाँ, उनके साथ आके वो हो सकता है 2-4-10, और हो सकता है कि 20-25 सीट जीत जाए, लेकिन 20-25 सीट में राजस्थान में सरकार नहीं बनती, वहाँ पर 101 में सरकार बनती है। तो ये अपना पार्टी बनाकर हम सरकार बना लेंगे, ऐसा होता नहीं है। जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे वहां पर, तब आपके पास पार्टी का पूरा संगठन था, पार्टी का पूरे संसाधन थे, तो आप इतने आगे बढ़ पाए। लेकिन अपने दम पर इतना आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर हम देखें, ठीक है कि वो कांग्रेस ये समस्या नहीं सुलझा पा रही है राजस्थान की, मुझे लगता है कि ये राजस्थान की समस्या तो है ही खैर, और ये समस्या कर्नाटक में भी जल्दी शुरू होगी, क्योंकि आप देखिए कि सरकार के जो शुरुआत है कर्नाटक में, वो लड़ाई से हुई है कि यहाँ पर नेतृत्व को लेकर 4-5 दिन दिल्ली में मंथन चला। नहीं, हम बेहतर हैं, एक दूसरे की कमियां गिनाई गई कि उन्होंने तो भैया 2019 के लोकसभा चुनाव में मेहनत नहीं करी थी, कुमार स्वामी सरकार उन्होंने गिरा दी थी, ये वो तमाम तरह के एक दूसरे पर दोषारोपण किए गए। डीके शिव कुमार ने मान लिया है कि ठीक है सिद्धारमैया किस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कोई बॉस नहीं है। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि जब शुरुआत लड़ाई के साथ हो रही है तो अभी आगे गाड़ी कब तक सही चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं तो मानता हूं कि हिमाचल में भी किसी भी दिन ये सुगबुगाहट शुरू हो सकती है इसी तरीके की। और अगर शिमला नगर निगम में कांग्रेस वहां पर नहीं जीती होती तो वो शुरू हो चुकी होती। वहां पर मुकेश अग्निहोत्री या वीरभद्र सिंह के जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, तो वो भी मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हुए हैं मंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन कोई भी चुनावी हार, या अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां पर हार हुई, अगर नहीं जीत पाई कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि उनकी कुर्सी संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि फिर जो मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी लोग हैं उनके भी स्वर बुलंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें कई सारी जब कांग्रेस के साथ एक समस्या है, और उसका इतिहास भी है, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में आपने बताया कि टी.एस. सिंहदेव भी बयान दे रहे हैं, राजस्थान में चल ही रहा है। तो जहां पर 2 लोग होते हैं वहां पर कांग्रेस घुटने टेक देती है, वो समस्या सुलझा नहीं पाती है। पंजाब में उदाहरण है अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, ऐसे बड़े कि दोनों भी कहीं के नहीं रहे और पार्टी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये नेतृत्व को जब तक वो प्रबल इच्छा शक्ति के साथ, और हमको एक बार मिसाल कायम करनी है ताकि दूसरे राज्य में उदाहरण ना बने, तो ये इस तरीके का उदाहरण आपको देखना पड़ेगा कि अब आप देखिए ना कि एक उदाहरण बीजेपी में भी है
कि देवेंद्र फडणवीस को फोन किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। एक दिन पहले वो विधायक दल की बैठक में जब बीजेपी हो रही थी उससे पहले वो कितने खुश थे। अचानक से उनको फोन आता है कि भाई आप डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन आपको वो स्वीकार करना पड़ता है। तो जो दिल्ली का में जो बैठा है आला कमान, उसका फरमान जो है उसको मानना सबको चाहिए। और ये जब तक आला कमान कठोर नहीं होगा और मजबूत नहीं होगा तब तक इस तरीके के दृश्य हमको कांग्रेस में देखने को मिलते रहेंगे। सर, आप बीजेपी को नजदीक से समझते हैं, जानते हैं, तो आखिर में छोटा सा सवाल आपसे कर लेते हैं कि कर्नाटक में भाजपा की हार ने वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह के लिए अच्छे दिन ला दिए हैं क्या? नहीं, देखिए अभी अगर हम बात करें राजस्थान में, तो जिस तरह से अशोक गहलोत ने बयान दिए हैं, और अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा जी की वजह से, कैलाश मेघवाल जी की वजह से मेरी सरकार बच गई थी, तो उन्होंने वसुंधरा जी के लिए अपनी मित्रता उजागर करके, वो एक वैसे तो मित्रता पहले से मानी जाती थी, लेकिन मित्रता उजागर करके उन्होंने अपनी मित्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि अब बीजेपी के समक्ष ये कहने को है कि भाई आप तो उनके साथ हैं तो आपको कैसे हम दे दें लीडरशिप। लेकिन मुझे लगता है कि अभी राजस्थान के बारे में कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। अगस्त से थोड़ा सुखबुगाहट ज़्यादा शुरू होंगी इन तीनों चुनावी राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। मुझे लगता है कि अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान अभी एक टर्म के लिए कम से कम, उनके चुनाव तो उनके नेतृत्व में होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व को लेकर, क्योंकि मैं वहाँ पर कई सारे नेताओं से, अभी बृजमोहन अग्रवाल जी से मेरी थोड़ी देर पहले भी बातचीत हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर जो मैं नेताओं के साथ, विभिन्न दलों के नेताओं के साथ जो बातचीत करता रहता हूँ, उसके आधार पर मुझे लगता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में शायद किसी को नेता प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ने जा रही है, और शायद हो सकता है कि चुनाव के बाद वहाँ पे नेतृत्व का चुनाव कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश का क्लियर है, राजस्थान का हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।